हैं उनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, या फिर हम इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको इनर्ट गैस एलिमेंट के फॉर्म पे क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर 18th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है और नेचर पे ये हमको किस किस फॉर्म पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो 18th ग्रुप एलिमेंट की अगर बात की जाए तो जनरली इस पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, आपका हीलियम होता है, देन नियॉन होता है, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या प्रेजेंट होता है, रेडॉन होता है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, इनर्ट गैसेस एलिमेंट हैं। इनको रेयर गैसेस भी बोला जाता है, इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है और जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है। जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलने का मेन रीजन ये है कि 7 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता है और उसके बाद जो 18th ग्रुप है उसको पहले एक ग्रुप जो बनाया गया था उसमें कोई नया ग्रुप उसमें कनेक्ट नहीं किया गया था, जिस वजह से उसको किस फॉर्म पे डिनोट किया गया, जीरो ग्रुप के फॉर्म पे डिनोट किया गया। ये सारे इनर्ट नेचर के होते हैं बिकॉज ये लेस रिएक्टिविटी को शो करते हैं इस वजह से। इसके अलावा जनरली जो हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं ये हमको एयर में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, जिसके कारण इसको एरोजेंस भी बोला जाता है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ एरोजेंस, अगर आपको पूछा जाएगा तो आप उसमें क्या लिख सकते हो, हीलियम लिख सकते हो, नियॉन लिख सकते हो, आर्गन लिख सकते हो, क्रिप्टॉन लिख सकते हो, जेनॉन लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, रेडॉन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे एरोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस की अगर बात की जाए तो नोबल गैसेस के पोजीशन की हम बात करें तो ये सभी के सभी 18th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। 18th ग्रुप में प्रेजेंट होते जो कि हमारा लास्ट ग्रुप है। जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो उस समय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इससे पहले ही बन चुका था, जिस वजह से 18th ग्रुप को उसमें कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था क्योंकि उस टाइम पर इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के लिए कोई प्लेस नहीं रखा गया था और उसी के बेसिस पे एक नया ग्रुप उसमें बनाया गया जिसको जीरो ग्रुप बोला गया और आगे चल के जब बहुत सारे सब ग्रुप्स बने तो उसको क्या बोला गया, 18th ग्रुप बोला गया। जो रामसाय नाम के साइंटिस्ट हुए थे उन रामसाय नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर के बेसिस पे सेंटर पे किसको रखा था, जो हमारे इनर्ट गैसेस एलिमेंट थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्काइली मेटल बोला जाता है। एल्काइली मेटल का मतलब वो कौन से चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। और जब 18th ग्रुप का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब लास्ट फैमिली हमारा क्या होगा, 17th ग्रुप होगा। 17th ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हैलोजन बोला जाता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाला और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वाला, और इसी के सेंटर पे जो एलिमेंट रखा गया उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। और इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में इस इनर्ट गैस एलिमेंट को क्या किया गया, अरेंज किया गया, ताकि एक अरेंजमेंट जो एलिमेंट का है वो बना रहे। ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, जो 17th ग्रुप है ये लास्ट ग्रुप हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट के दोनों के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, इनर्ट गैस एलिमेंट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के बीच में किसको रखा गया है, जो हमारे इनर्ट गैसेस एलिमेंट है, ताकि दोनों को आसानी से क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। इसको जीरो ग्रुप बोलने का मेन रीजन ये है कि फर्स्ट ग्रुप के पहले अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो इनर्ट हो सकता है। तो 18th ग्रुप को अगर आप फर्स्ट साइड पे लेते हो तो वो जीरो ग्रुप में आ जाएगा, और अगर आप हैलोजन के बाद उसको लेते हो तो वो किस में आ जाएगा, 18th ग्रुप में आ जाएगा। तो आप दोनों ही साइड पे या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास उसको रखो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास उसको रखो, बात एक ही है। और उसी बेसिस पे जो 18th ग्रुप एलिमेंट है उनको पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है, अरेंज किया गया। उसको पहले भी रखा जा सकता था लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो सबसे पहले एस आता है, देन पी आता है, फिर डी आता है और एफ आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर 17th ग्रुप का देखा जाए तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 और NP
NP5 होता है, NH2 और क्या होता है, NP5 होता है। तो इसके बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होना चाहिए, NH2 और NP6 होना चाहिए। और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन शो करता है, 18th ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं। इस वजह से इसको जीरो ग्रुप ना बोलकर क्या बोला गया, 18th ग्रुप बोला गया अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन ऑफ हीलियम गैस, बाकी के जितने एलिमेंट है आपके, जैसे कि नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, ये सारे के सारे NH2 और NP6 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनको कौन से ग्रुप में रखा गया, इनर्ट गैस को 18th ग्रुप में रखा गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर क्या बताया गया है, देखिए बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। इन कैरेक्टर्स के अलावा इसका ऑक्यूरेंस बोला गया है। तो जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेरिक लेवल पर 0.01% जो हमारा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस के फॉर्म में भी ये हमको नेचर पे क्या होता है, फाउंड होता है। रेडॉन को छोड़कर बाकी जितने भी आपके इनर्ट गैसेस एलिमेंट होते हैं वो नेचर से आपको फाउंड होते हुए मिल जाते हैं। रेडॉन क्या होता है, आप सभी जानते हैं रेडॉन कैसा एलिमेंट है, ये एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोला जाता है, मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो अल्फा, बीटा और गामा इन सारे रेडिएशंस को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, उनको क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। तो 18th ग्रुप के जो अदर एलिमेंट हैं जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन और xenon, ये सारी की सारी इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ओनली लास्ट एलिमेंट जो हमारा रेडॉन है वो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, जिस वजह से इसका सेपरेशन किस फॉर्म पे किया गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फॉर्म पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल में कुछ एलिमेंट के नेम दिए हुए हैं, साथ में उनका वॉल्यूम परसेंट बताया गया है और अमाउंट परसेंट बताया गया है। तो इससे ये बात पता चलती है काफी कम अमाउंट में ये हमारे एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल होते हैं। आप सभी जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन और 0.03% हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर पर, और बाकी का बचा जो 0.01% होता है वो इन सारी इनर्ट गैसेस में आ जाता है। ठीक, नेचुरल गैस की बात की जाए तो मेन सोर्स नेचुरल गैस का हमारा हीलियम होता है, वो नेचुरली हमको फाउंड होता है। ये मिलता कहाँ पे है, तो अमेरिका और कनाडा जो एरिया है वहां पर नेचुरल गैस के फॉर्म पे लगभग 2.7% हमको हीलियम फाउंड होता है। मिनरल के फॉर्म में भी कुछ हमको इनर्ट गैसेस मिलते हैं, लाइक नियॉन जो कि कैलिवाइट और यूरेनाइट, इसके अलावा थोरियनाइट लिखा है, मोनेजाइट लिखा है, इस फॉर्म पे इसके मिनरल हमको अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ इनर्ट गैसेस ऐसी हैं जो कि स्प्रिंग्स के फॉर्म पे मिलती हैं। ये स्प्रिंग्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, तो आर्गन के फाउंड होते हैं काफी माइन्यूट क्वांटिटी में, और देखा जाए तो ये वाटरफॉल्स में हमको देखने को मिलते हैं, जो झरने होते हैं या झील होती है उनमें ये हमको फाउंड होते हैं। जो आर्गन है, हीलियम है और नियॉन है, स्प्रिंग्स में हमको फाउंड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी जानते हैं कि हमने 17th ग्रुप एलिमेंट तक स्टडी कर लिया है। सबसे पहले हमने किसकी स्टडी की थी, 15th ग्रुप एलिमेंट की स्टडी की, फिर 16th की, फिर 17th की, और अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 18th के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका नाइट्रोजन फैमिली था, ये ऑक्सीजन फैमिली था, और ये आपका क्या हो जाता है, हैलोजन फैमिली हो जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस फैमिली बोला जाता है। इन फर्स्ट मेंबर्स के बेसिस पे इनकी फैमिलीज को पूछा जा सकता है, तो इस फैमिलीज को भी आप याद रखोगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगा क्या, ये जो लास्ट एलिमेंट है 18th ग्रुप का, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है NH2NP6 एक्सेप्ट किसको, हीलियम को, क्योंकि हीलियम के पास फर्स्ट सेल प्रेजेंट होता है, और अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम अगर किसी एलिमेंट के पास फर्स्ट सेल प्रेजेंट है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो वो कौन से कंडीशन को अचीव कर लेगा, स्टेबल कंडीशन को अचीव कर लेगा, और इस वजह से ये क्या रहता है, इनर्ट रहता है। ये अपने ग्रुप के अनदर एलिमेंट से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है,
फिर भी ये क्या है, एक इनर्ट गैस एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू अ बोरबरी स्कीम, जो कि नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने गिव किया था। ठीक है, इसके बाद जो बाद के एलिमेंट आते हैं इसमें आपका क्या आ जाता है, नियोन आ जाता है। नियोन के बाद आपका क्या आएगा, आर्गन आएगा, देन क्रिप्टॉन आएगा, फिर जेनॉन आएगा, और जेनॉन के बाद आपका क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो लास्ट सेल का मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ। 2s2 होता है, 2p6 होता है। अगर ये 2s हो गया तो नेक्स्ट पीरियड के बेसिस पे ये आपका 3s2 हो जाएगा और ये 3p6 हो जाएगा। ये आपका 4s2 होगा और 4p6 हो जाएगा। देन जेनॉन आपका 5s2 होगा और 5p6 हो जाएगा, और रेडॉन आपका क्या हो जाएगा, 6s2 और 6p6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 18th ग्रुप एलिमेंट आसानी से हम पता कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे, जैसे एटॉमिक नंबर बनाने का तरीका क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसको मैजिकल नंबर भी बोला जाता है। जैसे मेरा नियॉन है, ठीक है, सॉरी हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें +8 आप ऐड करो तो नियॉन का कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आपका 10 हो जाएगा। अब 10 पे आप फिर से +8 ऐड करो तो आर्गन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 पे फिर आप क्या ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे तो टोटल आपका जो क्रिप्टॉन होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 पे फिर से आप कितना ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे, तो 18 ऐड करने पर आपके पास टोटल फॉर्मूला जो जेनॉन का होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और इसी 54 पे आप क्या ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे तो आपके रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एलिमेंट का नेम पता है तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम क्या पता कर सकते हैं, जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 8 18 18 और 32 ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों बनता है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सेकेंड सेल की बात करें तो उसमें पीरियड की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड पीरियड की बात करोगे तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आता है, फोर्थ में 18, फिर आपके फिफ्थ में 18 आते हैं, फिर लास्ट वाला जो आपका आता है सिक्स्थ और सेवेंथ वाला, उसमें नीचे के लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड को मिक्स कर दिया जाए 14 एलिमेंट्स को, तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो उस नंबर ऑफ पीरियड के बेसिस पे ये मैजिकल नंबर गिव किया गया है, जो कि हमको क्या गिव करता है, एटॉमिक नंबर गिव करता है इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 और NP6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से फुलफिल होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्टेबल एलिमेंट बोला जाता है या फिर इनर्ट एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को पहले ही कंप्लीट कर चुका है, तो किसी और के साथ रिएक्ट करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना नहीं चाहेगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, जनरल प्रॉपर्टीज स्टैंड्स इन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस किसको बोला जाता है, कोई हमारा न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाएगा, एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। जैसे सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स बनते जा रहे हैं, मान लो आउटर मोस्ट सेल आपका इतना, ये वाला जो दिया हुआ है ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, तो यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब इस एटॉमिक रेडियस की बात हम किस पे कर रहे हैं, 18th ग्रुप एलिमेंट पे हम इस एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो 18th ग्रुप एलिमेंट पे सबसे पहले क्या आएगा, हीलियम आएगा। हीलियम के पास कितना सेल प्रेजेंट होता है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। उसके बाद नियॉन आएगा तो नियॉन के पास 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर आर्गन आएगा तो उसके पास 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टॉन के पास 4, जेनॉन के पास 5 और रेडॉन के पास टोटल 6 सेल प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट सेल अगर होगा तो उसका डिस्टेंस इतना होगा, सेकेंड सेल होगा तो डिस्टेंस इतना होगा, थर्ड सेल होगा तो डिस्टेंस इतना होगा। मतलब धीरे धीरे न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन 18th ग्रुप एलिमेंट जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है एलिमेंट का वो कैसा होता जाता है,
इंक्रीज होता जाता है। और इसके अलावा जो 17th ग्रुप एलिमेंट होता है, जिसको 7e के फॉर्म पे यहाँ पे डिनोट किया गया है, उसका जो एटॉमिक रेडियस होता है 18th ग्रुप एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है किसी भी एटम को आयोनाइज्ड करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, एंथैल्पी मतलब हीट की जरूरत होगी। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा नोबल गैसेस होता है वो स्टेबल होता है। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपको इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन का प्रोसेस करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ हीट उसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ज्यादा हीट उसको प्रोवाइड करते जाओगे वैसे वैसे उसका बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और तब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उस सेल से इलेक्ट्रॉन को आसान निकालना क्या है, काफी ज्यादा आसान है, या इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो टॉप टू बॉटम की अगर बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर टॉप पोर्शन की बात की जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्ट गैस जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके बाद थर्ड यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी बताई जा रही है दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट का किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो एबिलिटी होता है। कोई भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को गेन तभी करता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि 18th ग्रुप एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल है वो पूरी तरीके से फुलफिल है। अगर वो पहले से ही फुलफिल है तो किसी और इलेक्ट्रॉन को वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। जीरो क्यों, बिकॉज ये ना तो किसी के साथ रिएक्ट करता है और इसका फिजिकल स्टेट भी देखा जाए तो ये मोनोएटॉमिक फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है, और इसी इनर्ट नेचर की वजह से ही इसको इनर्ट गैस बोला जा रहा है। और अगर किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेता तो वो उसके साथ क्या करता, बॉन्ड बना लेता। बॉन्ड बनाने के बाद हो सकता है वो किसी मॉलिक्यूल को बना ले, और उस मॉलिक्यूल को बनाने के बाद वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हमारे 18th ग्रुप एलिमेंट की वो कैसी होती है, जीरो होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी की अगर बात की जाए तो कोई भी आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट क्या होता जाता है, जैसे जैसे उसका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। एटॉमिक मास बढ़ने का मतलब है कि उस एलिमेंट का जो पार्टिकल्स है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एलिमेंट का पार्टिकल बढ़ेगा वो क्या होता जाएगा, डेंस होता जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद बोला जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जितने भी हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे, कि ये स्टेबल है। स्टेबल है तो बॉन्ड को डिसोसिएट करना डिफिकल्ट है। बॉन्ड डिसोसिएट करना डिफिकल्ट है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट का इसको रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट इसको दोगे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, और साथ में एटॉमिक मास इंक्रीज होने के साथ साथ इसका डेंसिटी भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फिफ्थ इसमें प्रॉपर्टी जो बताई गई है वो है लिक्विफिकेशन की प्रॉपर्टी। ये सारे के सारे गैसेस अपने आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेटेड होने की वजह से मोनो एटॉमिक फॉर्म पे क्या करते हैं, नेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका जो एटम का हेल्ड होने का एबिलिटी है वो किस बेस पे होता है, वंडरवॉल फोर्सेस के बेसिस पे होता है। यही वंडरवॉल फोर्सेस अगर हम आपका लूज होता जाएगा, लूज हो गया मतलब क्या हो जाएगा, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर मैटर के फिजिकल स्टेट की बात करोगे तो तीन फिजिकल स्टेट है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। और सबसे कम वंडरवॉल फोर्सेस किसमें प्रेजेंट होता है, जो आपका गैस होता है उसमें सबसे कम वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वंडरवॉल फोर्सेस के बेसिस पे, रुकिए 2 मिनट।
चलिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आज की।